नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि अगले सत्र से कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। कोटद्वार में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय से संबंधित कुछ औपचारिकताएं हैं जिनको पूरा किया जा रहा है। हमें ज़मीन उत्तराखंड सरकार को फ्री में देनी पड़ेगी, तो वो दी है। अब इसके बाद हमारी जो फाइल है वो पहुंचेगी जो हमारे दफ्तर हैं देहरादून में केंद्रीय विद्यालय के, उसके बाद एक टीम पहुंचेगी और मेरी यहाँ पे पूरी तैयारी है। आप लोगों को शायद पहले से भी पता होगा कि हमने स्कूल में 12 कमरों को ठीक ठाक करा दिया है, शौचालय वहाँ बन रहा है। तो प्रयास ये है कि अगले सत्र को हम यहाँ पर शुरू करें। उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के तहत विभिन्न विभागों के लिए चयनित कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में वर्चुअली माध्यम से सीएम धामी जुड़े। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियंताओं की कमी दूर होगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रोजगार को लेकर सरकार ने जो नौकरियों का वादा किया था उसे पूरा करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने की मुहिम अब परिणाम देने लगी है। ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के प्रयासों के तहत राज्य के 4 गांवों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आगामी 27 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में प्रदान किया जाएगा। खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की तहसील जसपुर से है, जहां अनाज मंडी समिति प्रांगण में जिले के मुख्य जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में एक जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का संचालन जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने किया। जनता दरबार में जसपुर तहसीलदार शुभांगिनी सिंह, काशीपुर पुलिस से क्षेत्र अधिकारी अनुषा बड़ोला समेत सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए सर, वो आज तहसील दिवस है, इसमें डीएम साहब का दौरा है और हमारा जो था मैटर ग्राम प्रधान के खिलाफ चल जाता भ्रष्टाचार का, और इसमें सारे पर्याप्त सबूत भ्रष्टाचार के होने के बावजूद जो ग्राम प्रधान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ये हमने डीएम साहब को बोला है और डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें कार्रवाई आज ही हो जाएगी। ग्राम प्रधान के द्वारा कई सारे जो नालियाँ सफाई है, कई सारी नालियाँ ऐसी दिखाई गई हैं जिनमें काम नहीं हुआ और पैसा लिया गया। ये ग्राम पंचायत सूरजपुर ग्राम प्रधान चंचल देते हैं, ये उनके खिलाफ। देखिए, इसमें हमने काफ़ी 2 साल हो गए हमें भागते हुए। हमने देहरादून तक जो इस विभाग के कमिश्नर रैंक के अफसर थे उनसे भी शिकायत करी कि उन्होंने इसमें जाँच करी। इसके बावजूद फिर कई बार डीएम साहब से मिले, अब आकर के इसमें कार्रवाई के आदेश हुए हैं, लेकिन कार्रवाई फिर भी नहीं। आज हम जसपुर तहसील दिवस में डीएम महोदय के नेतृत्व में एक जन समस्या दरबार लगाया गया है। इसमें हमने जो है जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत अंडर स्टेट पॉलिटी लैब और गांव गंगापुर में 20 परिवारों को लेकर आवास दिलाए जाने के संबंध में और टूटी सड़क और बंद नाली के निर्माण कार्य की मांग की है, जिसमें हमने डीएम महोदय को निवेदन किया है कि इन समस्याओं का समाधान करते हुए लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलाया जाए। उसमें जो संगठन द्वारा जांच की गई थी, उसमें 12 लोग ऐसे गरीब थे जिन्हें पहले मदद दिलाने का कार्य संगठन द्वारा किया गया था, जिसमें कि 12 लोगों की जांच ग्राम विकास मनोज अधिकारी द्वारा कराई गई थी, जो कि गलत तरीके से पेश की गई थी। उसमें खंड विकास अधिकारी को हमने दोबारा जांच के लिए पत्र दिया गया था। उसमें हमें आश्वासन मिला था शीघ्र इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ दिए जाने का भरोसा दिलाया गया। कि आज जो हमने गांव गंगापुर में मकान संबंधित सड़कों के निर्माण और पानी निकासी को लेकर शहर में चल रहे अंडर स्टेट पॉलिटी लैब के
हटाते हुए बंद कराने की मांग की है। ये जो हमने डीएम महोदय को एक शिकायत पत्र दिया है और इन जन समस्याओं की मांग की है। अधिकारी द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है शीघ्र इन समस्याओं का समाधान करते हुए। शिकायत को प्राप्त है, शिकायत के क्रम में हम लोग इसकी इंतजारों और वीडियो साफ से जाँच कराएंगे और जाँच में जो परिस्थिति होगी, जो चीज़ें निकलेंगी, उसके क्रम में फिर हम लोग बेहतर कार्रवाई नियमानुसार करेंगे। और अगर कोई भ्रष्टाचार का मैटर है तो उसके अकॉर्डिंगली जो दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसके लिए आपको पर्टिकुलर जो कार्रवाई आप चाहते हैं, जिस विभाग आदेश पत्र या जिसकी बात कर रहे हैं, आप अगर उसको संज्ञान में लेंगे तो उस पर भी निर्णय और कार्रवाई करके आपको देंगे। तो जिम्मेदार विभाग है वो मौजूद थे और लगभग 50-55 शिकायतें हम लोगों ने सुना है। अभी 10-15 और शिकायतें हैं, सीडीओ साहब बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। और शिकायतें ज़्यादातर डिमांड बेस्ड हैं, सड़क, नाली, खड़ंजा। कुछ शिकायतें समस्याओं से जुड़ी हैं, जैसे बिजली विभाग की हैं, चक्रोट का है, नाली पर कब्जे का है, या और तरह की शिकायतें। तो सारी शिकायतों को हम लोग सूचीबद्ध किए हैं और उनको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग निस्तारित कर। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के कालागढ़ स्थित पावर हाउस में काम करने वाले मजदूरों के ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि में करोड़ों का घोटाला सामने आया। पावर हाउस में काम करने वाले ठेकेदार और उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिकारियों की कथित मिलीभगत से मजदूरों के हक पर डाका डाला गया है। उधर आरटीआई से मिली सूचना पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये जो सूचना आपने दी है, इसमें सत्यता आंशिक रूप से भी है, तो गंभीर मामला है, इसकी जांच होगी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार देश और प्रदेश में लगातार चौमुखा विकास कर रही है। विपिन कैंथोला ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी सरकार तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। वहीं प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी सक्रिय रहते हैं और उनके द्वारा लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 100 दिन पूरे होना, कल उनका जन्म दिवस भी था, उसकी शुभकामनाएं भी आपके चैनल के माध्यम से मिलता है। इस चलते तो मोदी जी ने जो वादा देश के साथ किया था, उस वादे को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने विभिन्न कामों को, नए आयामों को स्थापित किया। आने वाले समय में जो हमारे अंतिम पायदान में जो लोग हैं, जो अंतिम पायदान में विकास जिनको पहुंचाना है, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। पिछले वर्ष, आप पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा तो दो कार्यकाल में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जिस प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की आवास योजना हो, गैस कनेक्शन की योजना हो, जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि हो, इन सब चीज़ों को किया है। आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कि ये 5 वर्ष में उत्तराखंड के लिए, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला और पूरे देश के अंदर जो $5 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी है, जो तीसरे स्थान पर जाने वाले हैं, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आज आदरणीय मोदी जी जो है विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं, तो विश्व के तमाम जो देश हैं मोदी जी के साथ मिलकर के अपने को विश्व की मानचित्र पे, अपने को विश्व के विकास के मानचित्र पे आगे सहयोग कर करके भारत का भी सहयोग करे, अपने देशों के लिए सकारात्मक सहयोग करके किस प्रकार से वो बेहतर हो सके, किस प्रकार से भारत के आत्मिक संबंध अच्छे बन सके। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, हम भी क्योंकि प्रधानमंत्री है, हम भी बधाई देते हैं उनको, हम चाहते हैं कि वो शतायु हो। लेकिन कल जिस तरह का बयान आना चाहिए, बयान आया कि वो ही आने वाले कल में भी नेतृत्व करते रहे, इसमें मेरा थोड़ा विरोध है कि नेतृत्व बहुत हो गया, नेतृत्व में उन्होंने कुछ किया नहीं है। इसलिए शतायु हो, खुश रहे, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, लेकिन अब वो नेतृत्व ना करे। क्योंकि देखिए, बेरोजगारों की फौज बहुत लंबी हो गई है, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार फलानी सरकार वो सरकार बन गई है। 14 से 24 तक अब यही नहीं पता लग रहा है कि भैया महंगाई कम होगी, 450 का सिलेंडर 900 पार हो गया है। उस समय मुझे याद है 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, 111 रुपए प्रति बैरल जो है वो क्रूड ऑयल था, और उसके बाद लगातार 14 के बाद स्थिति ये रही कि आज 70 पॉइंट समथिंग जो है डॉलर जो है क्रूड ऑयल हो रखा है।
तब भी जो है जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, वो 94 है, 87, और जब हम थे तो उस समय जो है 55 और 76 था। तो भाई ये पैसा जो 2 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं कहां जा रहा है? तो कहीं ना कहीं देखिए जो कहा जा रहा है कि लूट है, इस देश में लूट मची हुई है, और 2 ही लोग हैं, अडानी और अंबानी। उन दोनों सहयोगी के साथ में सब अडानी को दोगे, सब अंबानी को दोगे, तो क्या है? कहीं ना कहीं ये स्पष्ट झलकता है कि आपकी उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी है। तो इसलिए हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि बहुत हो गया, देश के लोगों को भी समझना चाहिए, देश के लोगों को भी अब निर्णय लेना चाहिए। वैसे पिछली बार उन्होंने निर्णय लिया, और ये 370 और 4 से पार नहीं करते तो 241 की जगह 200 से भी नीचे रहते। लेकिन चलिए आगे कम से कम जो है लोग इस तरह के निर्णय ले, और अब बहुत हुई है महंगाई की मार, अब भगाओ भाजपा सरकार। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला अपराध के खिलाफ महिला कांग्रेस ने फैसला लिया है, जिसको लेकर रणनीति बना ली गई है। 21 सितंबर को कांग्रेस भवन में एक सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का आरोप है कि प्रदेश में बेटियों पर लगातार अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है। कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं, और हमारा जो मुख्य मुद्दा है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में महिलाओं के ऊपर बलात्कार, दुराचार और अत्याचार के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ है। आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने में आईएसबीटी देहरादून में गैंग रेप हुआ, हरिद्वार गैंग रेप, चंपावत गैंग रेप, और चंपावत में एक बलात्कार की और घटना घटी। लालपा में जो भाजपा के दुख संघ के अध्यक्ष, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं की बेटी के साथ जो बलात्कार का केस उन पर दर्ज हुआ है, सल्ट का केस आप लगा लीजिए, तस्लीम बानो का जो रुद्रपुर में केस हुआ, उसके बाद मौलवी ने जो बच्चों के साथ किया, ये तमाम मुद्दे प्रदेश में जिस तरीके से लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, दहेज हत्या के केसेस बढ़ रहे हैं, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का है, और उसके खिलाफ हम मुख्यमंत्री आवास का कूच कर रहे हैं। अंकिता भंडारी की बरसी को 18 तारीख को 2 साल हो गए, और 2 साल में हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी को जो न्याय नहीं मिल पाया, उसके माता पिता की जो सीबीआई जांच की मांग को सरकार ने अनसुना कर दिया, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी उस केस को नहीं चलाया, वो भी हमारा मुख्य मुद्दा है। और साथ हमारे जो प्रदेश की लीडरशिप है, हरीश राव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, डिप्टी सीएलपी हमारे भुवन कापड़ी जी, और बाकी गणेश गोदियाल जी, सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और हम सब लोग। गैरसैंण में हुए मानसून सत्र के दौरान नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक को लेकर गठित की गई प्रवर समिति की पहली बैठक देहरादून विधानसभा में आयोजित की गई, लेकिन बैठक से कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया। बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चली, लेकिन कांग्रेस से दोनों सदस्य बैठक में मौजूद नहीं रहे। अब अगली बैठक 24 सितंबर को बुलाई गई है। सरकार द्वारा नगर निगम विधेयक में आरक्षण समेत तमाम विषयों को लेकर संशोधित विधेयक को गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र के दौरान प्रवर समिति को भेजा गया था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने 9 सितंबर को प्रवर समिति का गठन किया और 1 महीने के भीतर यानी 8 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी। बार बार कहा है कि हम 10 नवंबर को, या ये कहीं 10 नवंबर तक अपने उत्तराखंड के निकायों के संदर्भ में जो कार्यक्रम है वो घोषित करेंगे, और जो प्रवर समिति की बैठक है या अन्य जो हमारी अन्य जो काम है वो लगातार जारी है, कर रहे हैं हम लोग। हमारी कोशिश है कि जब हम कार्यक्रम जारी करेंगे, देखिए आप जानते हैं जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ था
और वहाँ प्रवर समिति के गठन के बारे में बातचीत हुई थी। आज यहाँ अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बैठक प्रवर समिति की हमने की है और निश्चित रूप से हमारे सम्मानित साथियों के द्वारा जो जिज्ञासाएं व्यक्त की गई उसके संदर्भ में जो हमारे उपस्थित अधिकारीगण थे उन्होंने बताया। और अभी चूँकि ये हमारी पहली बैठक थी और इस बैठक के बाद फिर दोबारे हम लोग 24 तारीख को यानी 24 तारीख दिन मंगलवार 11:30 बजे फिर हम बैठ रहे हैं। जो जिज्ञासाएं या जो जानकारी हमारे सम्मानित सदस्यों ने यहाँ पे उठाई हैं तो उसके लिए फिर हम लोग 24 तारीख को बैठ रहे हैं। पहली बैठक थी, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। कुछ रिपोर्टें मांगी गई हैं, वो अगले 24 तारीख में मीटिंग है उसमें आएंगी, उसके बाद कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या लगता है सरकार समय से चुनाव कराने के मूड में है या नहीं है? सरकार तो आज चुनाव करा दे, कोई इसके लिए चुनाव थोड़ा रुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 0 आरक्षण करके चुनाव करा सकती है। बैठक से आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं या क्या? नहीं, बैठक में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जो चिंता है सरकार को या विधायकों को सर्विस की है, सर्विस से मुतालिक नहीं है, भ्रम दूर हो जाएगा। आरक्षण है, आरक्षण जहाँ ओबीसी है नहीं भी देंगे, ओबीसी जीत करके आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो आरक्षण का अगर कहें तो ठीक अपने हिसाब से करने जा रही है, क्या आपको ये लग रहा है? सब सरकार अपने हिसाब से करते हैं और जनता चुनाव अपने हिसाब से। विपक्ष और सत्ताधारी सरकार के नेताओं ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद पिछले दिनों हरिद्वार में हुई डकैती को लेकर पुलिस मुख्यालय देहरादून में हुई प्रेस वार्ता में उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने उत्तराखंड के वरिष्ठ राजनेताओं से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आलोचना और चिंता करने पर अपील करते उत्तराखंड पुलिस पर आस्था करने की गुजारिश की थी, जिसके बाद इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। डीजीपी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहता हूं, राजनीतिक दल में उसके लिए हमारे डीजीपी अभिनव बहुत सुपात्र लगते हैं। मैं कोई वो ना समझे। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि पिछले 2 हफ्ते में मीडिया के भी एक वर्ग द्वारा और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करें। मैंने उनका बयान अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारी डीजीपी बहुत मैंने कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरीश रावत जी कह रहे कि भाई राजनीति पुलिस को नहीं करनी चाहिए। अब क्या कहें, डीजीपी क्या बोल रहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया से इस मामले के सभी दोषियों को कठोरतम दंड मिलेगा। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जारी राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दिवंगत आत्मा, पीड़ित के परिजन और जन भावनाओं का अपमान भी बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व उत्तराखंड की बेटी के साथ हुए इस जघन्य अपराध पर सख्त कानूनी कार्रवाई कर बीजेपी सरकार ने नजीर पेश की थी। उन्होंने इस पूरे मामले पर दुर्भावना से की जा रही राजनीति के लिए विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।